इसराइल और हमास के दरमियान जो जंग जारी है इसमें एक बहुत अहम पार्टी जो है वो यमन के हुसी बनते जा रहे हैं। यमन के जो हुसी हैं उन्होंने अमेरिका, नॉर्वे, आज इंडिया के टैंकर के ऊपर और इससे पहले उन्होंने एक इसराइल का शिप जो है उसको उन्होंने अगवा किया और वो ये सारे मामलात यमन में बैठ के कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से इसराइल का मुहासरा कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसराइल से हज़ारों किलोमीटर दूर जो यमन मौजूद है और यमन में जो हुसी बागी जो कि बहुत कम तादाद में है, जिनका जो मैन पावर है वो बहुत कम है, और वो यमन में बैठ के उन्होंने कैसे अमेरिका को और यूरोप को और उसके जितने हवारी हैं, जितने साथी हैं, उनको आंखें दिखा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल ड्रोन चला रहा है, इसराइल के शिप अगवा कर रहा है। तो ये वो सारा कुछ जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यमन की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, अगर आप मैप के ऊपर भी देख रहे होंगे, तो ये जो यमन इसराइल से हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो ये कैसे ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, इनकी जियो स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप थोड़ी सी चीज़ें अगर पिछले 15-20 दिनों में देखें तो इसराइल के खिलाफ यमन में जो हुसी हैं इन्होंने 4 से 5 जहाज़ तबाह किए हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, जिसमें यूरोपियन भी थे और अमेरिकन जो वार प्लेन्स हैं उनके ऊपर भी इन्होंने मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। और उसके अलावा इन्होंने इसराइल का शिप भी अगवा किया है और कल इन्होंने नॉर्वे के एक ऑयल टैंकर के ऊपर जो है वो मिसाइल मारा और उसको तबाह कर दिया। और आज जो अभी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इंडिया से जो एक तेल का टैंकर जा रहा था, जो बड़ा बहरी जहाज जा रहा था, उनके ऊपर भी हुसियों ने हमला कर दिया है। तो अगर आप हुसियों की लोकेशन समझे मैप के मुताबिक, तो ये यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल अरेबियन सी के ऊपर, सऊदी अरब से नीचे। और ये सारा जो है ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में अरेबियन सी, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये हुसी बैठे हुए हैं जो कि यमन का वेस्टर्न पार्ट है। और यहाँ से ये ऊपर जहाज जाते हैं या यहाँ से आते हैं, ये टू वे ट्रैफिक है यहाँ पे। और यहाँ से दुनिया का 20% ट्रेड जो होती है, जो बहरी जहाज़ों के जरिए जो ट्रेड होती है, वो 20% यहाँ से होती है। इस बाबुल मंदीब का ये जो एरिया है, ये जो स्टेट ऑफ बाबुल मंदीब है और पोर्ट ऑफ अदन है, ये अदन यहाँ से ये गुजर के ऊपर जाते हैं और ऊपर रेड सी को क्रॉस करते हुए स्विज कैनाल के बारे में आपने सुना होगा जो कि इजिप्ट में है। तो यहाँ पर इजिप्ट में से स्विज कैनाल से होते हुए ये मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं और यहाँ से ये जहाज ऊपर यूरोप में जाते हैं और इसी तरह यहाँ से ऊपर ये बिल्कुल सेम इस पोजीशन में वापस आते हैं। और इस तरह जो यूरोप का सामान है, जो इसराइल का यूरोप का जो उनकी तजारत है लेने की भी और देने की भी, वो इस रास्ते से होती है। यानी कि वो यूरोपियन यहाँ से अपने जहाज़ पर सामान भेजते हैं और वो यहाँ से निकलता हुआ ये स्विज कैनाल को क्रॉस करता हुआ नीचे रेड सी में, और रेड सी से नीचे वो अरेबियन सी यानी इंडियन ओशन में आ जाते हैं और यहाँ से वो मूव करते हैं। और ये सारा जो एरिया है जिसमें एशिया आ जाता है, जिसमें चाइना, एशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, और ये सारी जो तजारत है वो यूरोप इस रास्ते से करता है। तो अगर ये जो आप हुसियों की अगर आप स्ट्रेटजिक लोकेशन देखें जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो ये एक ऐसी नैरो स्ट्रिप है जिसके दहाने के ऊपर, मुंह के ऊपर, वो कहते हैं ना बॉटल नेक, गर्दन से, तो ये जो गर्दन है ये हुसियों के हाथ में है और इस गर्दन को उन्होंने दबोच लिया हुआ है। यहाँ पर वो उन्होंने वाज़े ऐलान किया है, उनके तर्जुमान ने वाज़े कहा है कि पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो इसराइल का शिप गुजरेगा हम उसको टारगेट करेंगे। उस उनमें से उन्होंने एक शिप को अगवा भी किया। उसके बाद उन्होंने ये पैगाम दिया कि जो भी इसराइल का शिप होगा, जो इसराइल जा रहा होगा, हम उसको टारगेट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने आज से 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि जो कोई जहाज़ यहाँ से, कि चाहे उसका इसराइल के साथ कोई तल्लुक हो या ना हो, अगर उसने इसराइल की तरफ जाना है तो हम हमारे लिए वो एक लेजिटिमेट टारगेट है, यानी कि हम उसको टारगेट करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे अमेरिका ने अपने बड़ी बेड़ा भी यहाँ पर भेजा और यूएसएस मैसन जो उनका एक वारशिप है, जो डिस्ट्रॉयर है, जो हवा में मिसाइलों को जो है वो डिफेंस करता है और वो हवा में तबाह करता है, वो भी उन्होंने यहाँ पर भेज रखा हुआ है। और हुसियों ने अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमले किए हैं जिसको अमेरिका ने रोका है। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि ये जो सारा हिस्सा है जिसमें सऊदी अरब है, ओमान है और इसके अंदर ये सारी यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारा जो एरिया है इराक है, तो इन्होंने यूएसएस को यानी कि अमेरिका बहादुर को ये बड़े वाज़े पैगाम दिया है कि आपकी जितनी भी यहाँ पर बेसिस मौजूद है, आपने इन बेसिस को इस्तेमाल नहीं करना और आपने हुसियों के ऊपर कोई अटैक नहीं करना, क्योंकि अगर आप हुसियों के ऊपर अटैक करेंगे तो हम में से कोई भी आपका साथ नहीं देगा। देखिए यहाँ पे इस स्ट्रेट के ऊपर, इस स्ट्रेट को चालू रखने के लिए अमेरिका पहले आया, अमेरिका के बाद यहाँ पे फ्रांस आया
और फ्रांस ने अपने बहरी जहाज जो है वो भेजे, वारशिप भेजे। देखिए आपको याद होगा 2001-2 की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने यहाँ हमारे बिल्कुल ये कराची पोर्ट के करीब ये इंडियन ओशन के अंदर जो है वो बहरी बेड़ा ला के खड़ा किया, और यहाँ से फिर इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर सारी बमबारी की, और वो सारा जो एक 9/11 के बाद वो सारी जो एक एपिसोड चला, तो वो सारा इन जंगी बहरी बेड़ों के जरिए किया गया। और अभी भी अमेरिका बहादुर जो है उसने यहाँ पर भी ये इंडियन ओशन में भी अपने बहरी जहाज भेजे हैं, और ऊपर मेडिटेरियन सी जो कि इसराइल के साथ लगता है उसमें भी उसने अपने बहरी जहाज जो है वो वारशिप्स जो है वो पूरा पूरा फ्लीट, जिसमें 20-20 40-40 जहाज होते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, सब मरीन्स होती हैं, वो सारा उसने भेज रखा है। लेकिन जब हुसियों ने इनके ऊपर हमला किया है, इनके ऊपर ड्रोन मारे हैं, तो इन्होंने उसको रिटेलिएट नहीं किया। आप देखें कि अमेरिका बहादुर जो है वो इसको रिटेलिएट नहीं कर रहा यहाँ पे हुसियों को, वो पीछे 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 रह रहा है। क्यों पीछे पीछे रह रहा है? कि उसे पता है कि ये जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इसके पीछे मुझे अगर यहाँ पे बेसिस ऑपरेट नहीं करने देते, सऊदी अरब नहीं करने देता, इराक नहीं करने देता, सीरिया नहीं करने देता, तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। तो हुसियों ने इस सारी स्ट्रेट के ऊपर कब्जा जमा लिया हुआ है, और उनका ये कहना है कि कोई भी वारशिप वारशिप छोड़ें, कोई सामान जिसमें कोई अगर कोई भी चीज इसराइल जा रही हुई या इसराइल से आ रही हुई, तो वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट है। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये जहाज, देखें ये होता क्या है कि ये जो बड़े बड़े बहरी जहाज हैं जिसका ओनर शायद इसराइल में हो, या इसका ओनर इंडिया में हो, इसका ओनर इंडोनेशिया में हो, लेकिन ऑपरेट करने वाले जिसका क्रू है वो हो सकता है कोई जिम्बाब्वे से हो, कोई यूरोपियन किसी कंट्री से हो, फ्रांस से हो से हो सकता है ये कंपनी ही रजिस्टर्ड यूके में हो या किसी यूरोप के मुल्क में हो। तो ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जो ये तजारती बहरी जहाज हैं, इनकी ओनरशिप किसी के पास होती है, ऑपरेट कोई कर रहा होता है, क्रू कोई होता है, सामान किसी का होता है। जैसे आम जुबान में अगर हम समझे तो हमारे यहाँ पर जो व्हीकल्स चलती हैं, यानी अगर आप ट्रक की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें वो ट्रक किसी बंदे का होगा, उसके ऊपर ड्राइवर कोई होगा, सामान किसी का होगा, जहाँ किसी के पास रहा होगा, तो यही सेम चीज़ होती है। तो जब आप किसी ऐसे जहाज को टारगेट करते हैं तो उसमें जिसका सामान है वो भी टारगेट होता है, जो ड्राइवर है वो भी टारगेट होता है, इसी तरह जिस बंदे का ट्रक है वो भी टारगेट होता है। इसी तरह ये जहाज में अगर किसी मुल्क का है तो वो मुल्क टारगेट हो रहा है, अगर किसी मुल्क के बशिंदे इसके ऊपर क्रू है तो वो टारगेट हो रहा है। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, उन्होंने कहा है कि इसराइल अगर कोई जहाज जा रहा है या उधर से आ रहा है तो वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट है। और वो ऐसी लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं कि यहाँ से अगर कोई देखे, अगर वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके पास सिर्फ 20, 50, 60, 70 किलोमीटर के उड़ने वाले ड्रोन्स हों, अगर छोटे छोटे मिसाइल्स हों, तो वो फिर भी इस स्ट्रेट को जो है वो बंद कर सकते हैं। और अगर वो इसको बंद करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि दुनिया की 20% आप अंदाजा लगाएं कि 1/5 जो दुनिया की तजारत होती है, जो बहरी तजारत है, वो यहाँ से गुजरती है। तो अगर ये स्ट्रेट बंद होगी तो यूरोप में सामान कहाँ से जाएगा? यूरोप में सामान आएगा कहाँ से? यूरोप ने अगर सामान भेजना है तो क्या वो अफ्रीका के ऊपर से होके, और जितना लंबा जिसमें उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो ऐसे सामान भेजेंगे एशिया के अंदर? या अगर जैसे इंडोनेशिया है वो तेल बरामद करता है, खाने का तेल, तो वो अगर इंडोनेशिया से यूरोप में खाने का तेल जाना होगा तो वो क्या वो यहाँ से गुजर के जाना उनके लिए बेहतर है, या वो सारा अफ्रीका इसको वो बाईपास करते करते यूरोप जाएं? तो यूरोप जो कि इसराइल का हामी भी है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जर्मनी की अगर आप एग्जांपल लें, फ्रांस की ले, तो ये तो इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, असलाह भेजते हैं, अपना सारा इनका दफाई निज़ाम जो है वो सारा इनका इसराइल का यूरोप के साथ है। तो अगर ये यूरोप के लिए अब प्रॉब्लम बन गई, उसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखें, अगर यूरोप को सूडान के साथ करनी है तजारत करनी है, या अगर यूरोप को जिबूती के साथ तजारत करनी है, तो क्या ये सारा ऊपर से घूम के नीचे आकर फिर यहाँ से करेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे और मजीद वारशिप्स भेजने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे पहले अमेरिका बहादुर के जो हैं वो वारशिप्स आए, उसके बाद उनको टारगेट किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो फ्रांस ने अपने भेजे, डिस्ट्रॉयर भेजे, जी जनाब हम अब आ रहे हैं और हम हुसियों को रोकेंगे। हुसियों ने उनको भी वहाँ से आंखें निकाली और उन्होंने ड्रोन चलाए। और उसके बाद जो है आज की जो खबर है वो ये है कि इसराइल ने कहा है कि हम अपने 4 डिस्ट्रॉयर भेज रहे हैं, जिनके ऊपर वही आयरन डोम लगा हुआ है जो एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पर अब इसराइल भी भेज रहा है, तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये इसको टारगेट करते हैं। देखिए ये टारगेट करना यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो इसराइल के जो अगर यहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स आते हैं, कोई वारशिप्स आते हैं,
तो यहाँ पे तो हुसी बड़ी आसानी से उन्हें टारगेट कर लेंगे। रही बात आयरन डोम की, तो आयरन डोम का तो वैसे ही कचूमर निकल गया, यानी कि अगर आप हिजबुल्लाह की तरफ से देखें तो वो दिन रात जो है इनके ऊपर मिसाइल भी चला रहे हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी चला रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स भी चला रहे हैं, और वहाँ पे जो आयरन डोम है वो तो तितर बितर हो चुका हुआ है। इसी तरह जो जो इनके ऊपर लगा, अब जो 4 जहाज हैं, 4 जहाज़ों में कितने मिसाइल आ जाएंगे? 150 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, जो इंटरसेप्ट करेंगे डिफेंस सिस्टम है। अगर 1000 आ जाएंगे, तो अगर हुसी जो है वो 1200-1400 अगर इनके ऊपर ड्रोन चला देते हैं, तो इन बेचारों ने किधर जाना है? तो बात ये सामने आ रही है कि हुसी जिन्हें ईरान सपोर्ट कर रहा है, देखें हुसियों को ईरान सपोर्ट कर रहा है और ईरान को रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि जिनको रोक नहीं पा रहे। देखें ये जो वारशिप्स है, या अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे आगे तो किसी का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। तो अगर अमेरिका से ये नहीं संभाले जा रहे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई है जो इनको बाईपास कर रही है और मिसाइल जाकर लग रहे हैं, तो ये इसराइल बेचारे ने क्या कर लेना यहाँ पे? तो इस तरह जो मज़े की बात है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि यमन ने अपना, जो हुसी हैं उन्होंने अपना किरदार बहुत अहमियत का हामिल हो चुका हुआ है। उनका किरदार जो है इस जंग के अंदर, उन्होंने अगर गजा को ब्लॉक किया हुआ है इसराइल ने, तो उन्होंने इसराइल को ब्लॉक कर लिया हुआ है। और अगर आप देखें कि मुस्लिम उम्मा अगर इनको चारों तरफ से यहाँ से घेर लेते हैं और यहाँ से इनकी तजारत नहीं होती, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये इसराइल के लिए कितनी मुश्किल होगी। गजा की बात तो बिल्कुल ही आप अलहदा छोड़ देना, वहां पर तो उन्होंने मार मार के इसराइलियों का बुरकस निकाल दिया हुआ है। लोग तो शायद समझ रहे हैं कि इसराइल जीत रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सिविलियंस को मारने से इसराइल नहीं जीतेगा। अगर आपने सिविलियंस को मारना है, एक एटम बम गिराए वहां पे, सारे जाते रहेंगे। तो सिविलियंस को मारना से आप दुनिया में अपने लिए नफ देखें। यूनाइटेड नेशंस का जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास था, 153 ममालिक ने कहा है कि जंग बंद करो यहाँ पे, और सिर्फ 10 ममालिक थे जिन्होंने सीज फायर को, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में पेश हुआ है, उसकी उन्होंने मुखालफत की है। 153 मुल्कों ने कहा है कि ये इसको यहाँ पे रोकें। और जिस 153 मुल्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुबह उठने से लेके रात सोने तक ये 150-60 मुल्क में जितने लोग मौजूद हैं, सब के अंदर इंसानियत है, सिर्फ एक इसराइल के अंदर नहीं है। और जो इंसानियत इनके अंदर है वो उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं, और सुबह उठने से लेके रात सोने तक इसराइल को जब भी खबर आती है, माँ बहन की गालियां निकालते हैं। पूरी दुनिया इस टाइम सुबह से लेके 24/7 इसराइल को गालियां निकाली जा रही है। सिर्फ इसराइल के साथ यूरोप के कुछ मुल्क और अमेरिका बहादुर खड़ा है। और पता नहीं क्यों, लेकिन ये भी ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकेंगे। इनकी जो सपोर्ट है, ये एक मुनाफिकत इनके सामने आ गई ना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और ये अमेरिका बहादुर और इसराइल एक तरफ खड़े हैं। तो इनकी मुनाफिकत जो है सारी उम्र, हम जब से जवान हुए, हम तो यही सोच रहे हैं अमेरिका ह्यूमन राइट्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो जनाब इराक में वो पता नहीं क्या बनाने लगे हैं, और इन्होंने जनाब जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, ये सारा इन्होंने जो एक ड्रामा बनाया हुआ था, इस सारे ड्रामे की हमास ने शलवार उतार दी है, नंगा कर दिया पूरी दुनिया के सामने। अगर तुम में इंसानियत है, तुम वो बंदे हो जहाँ पे कुत्ते ने कोई वटा मार दे तो प्रॉब्लम बन जाती है, ये उस मुल्क के अंदर जो है वो ये बगैरत जो है ये खड़े हैं साथ उसके के बच्चों को मार दो अस्पतालों के अंदर। आपको पता है वेंटिलेटर्स के ऊपर बच्चों की इन्होंने बिजली बंद की है, जहाँ पे इन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर इसराइलियों ने जब टैंक लेके ये हॉस्पिटल्स के अंदर घुसे। आप अंदाजा करें कि ये टैंक लेके और ये आरपीजी लेके और ये हेलीकॉप्टर के साथ और जनाब उसके इर्द गिर्द इन्होंने बमबारी कर करके अल शिफा हॉस्पिटल के, और वहां पे जो अंदर वेंटिलेटर्स के ऊपर 20-25 बच्चे थे, वो जनाब सारे के सारे जो हैं वो वफात पा गए, शहीद हो गए। तो इनसे दुनिया, अमेरिका तो शायद इनसे ना पूछे कि आपने इतने बच्चे क्यों मार दिए, लेकिन जो दुनिया में जिनके अंदर दर्द दिल है, जो इंसान है, जो ये इंसान नहीं है, जो इंसान है वो इनको कह रहे हैं कि बंदे बन जाओ, मार भी पड़ेगी और आप ये गालियां भी खाओगे। इसराइल इखलाकी तौर पर ये जंग पहले दिन ही हार गया था, और अब जो है ये जमीन के ऊपर भी जंग हार रहा है। गजा से आज फिर वीडियोज आई हैं, वो आराम से बैठ के, उनकी एक वीडियो आई है, अलकुद ब्रिगेड का एक कमांडर था, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि ये मैं नाश्ता बना लूं, वीडियो बनी हुई है इसकी, वो कह रहा मैं ये नाश्ता बना लूं, उसके बाद मैं ये नाश्ता करके तो फिर इनके ऊपर जो है वो मैं मार्टर गोले मारता हूँ। और वो सारी वीडियो बनी हुई है, वो जनाब खाना पका के उसने खाया और उसके बाद उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और इनके ऊपर उसने मार्टर जो गोले चलाए हैं। तो आज इन्होंने क्या कहा, इसराइल ने, इन्होंने कहा जनाब कि हमारे 10 फौजी जवान जो हैं वो फ्रेंडली फायर में फारिग हो गए हैं। मतलब कि दुनिया की सबसे ट्रेंड फौज, सबसे ज्यादा असला, सबसे अच्छा असला, पैसे की परवाह नहीं,
वो फ्रेंडली फायर कर रहे हैं अपने फौजियों के ऊपर। मतलब कि निकम्मी तरीन फौज है ना। अबू बैदा ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये ऐसी फौज है, दुनिया की वाहिद फौज है जो पैम्पर लगाती है, जो डायपर लगाती है मैदान जंग के अंदर। तो ये जो मम्मी डैडी फौजी हैं ये यहाँ पे फंस गए हुए हैं गजा के अंदर। देखिए पानी अब छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है ये अब नेक्स्ट फेज है। इससे पहले अभी तक देखे 67 डेज होने के बावजूद एक यरगमाली इन्होंने नहीं छुड़वाया। मतलब कि गजा की पट्टी कितनी है, इतनी सी पट्टी है, छोटा सा वो इलाका है। वहां पे 240 आपके बंदे थे, उनमें से उन्होंने बाकी सारे छोड़े, 138 आपके पीछे रह गए। उन 138 में से एक बंदा आपसे नहीं निकालने हुआ। बल्कि एक दफा एक बंदे को ये छुड़वाने गए वहां पे सुबह 4 के बजे, और फैंटी खाई वहां पे, इन्होंने 3-4 अपने लोग मरवा दिए। वो बंदा भी इनका जाता रहा जो जरगमाली था, और वो हमास वाले वहां से निकल निकल के इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, इंटेल मिली, इंटेलिजेंस मिली। तो ये तो इनका गजा के अंदर हाल है। तो जरूरत इस चीज की है कि देखें मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। ये जितने मुस्लिम ममालिक हैं इनको एक होना पड़ेगा। आप देखें ये बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में। अभी तो सिर्फ ये सऊदी अरब ने अमेरिका को कहा है कि आपने रिप्लाई नहीं करना हुसियों को। तो अगर इसका ये फर्क पड़ रहा है कि फ्रांस को आना पड़ रहा है, नॉर्वे को आना पड़ रहा है, और अब इसराइल को आना पड़ रहा है अपने जहाज लेके हुसियों के खिलाफ, जो कि हैं ही बहुत थोड़े से, जिनके पास इलाका भी बहुत थोड़ा सा है, वसाइल भी बहुत थोड़े से हैं। तो फिर इनका क्या बनेगा यहाँ पे। तो ये जंग इसराइल हार चुका है, और इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी हार रहा है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ सारी बात जा रही है। अब अमेरिका में जो दुनिया होगी उसका चौधरी अब अमेरिका नहीं रहेगा। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में।